नमस्कार साथियों, ऑथेंटिक क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। जैसे कि पहले आप अपन एक हिंदी क्लास में मिल चुके हैं, लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल ऑथेंटिक क्लासेस से और साथी जुड़े हैं तो वो आपको हिंदी पढ़ाएंगे, क्योंकि वो हिंदी की अच्छी जानकारी भी रखते हैं। और मुझे कहा कि आप कला संस्कृति पढ़ाएं, तो मैं आपको राजस्थान की कला एवं संस्कृति पढ़ाऊंगा। तो राजस्थान वैसे ही कला एवं संस्कृति के लिए जाना जाता है। विभिन्न रंगों एवं संस्कृतियों से रंगा है राजस्थान, और विभिन्न यहाँ के देवी देवताओं और संतों आदि के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज का एक टॉपिक है राजस्थान की चित्रकला। कला के बारे में नाम आते ही अपना ध्यान सीधा ही जाता है मेवाड़ के एक जाने माने महाराणा कुंभा के बारे में, क्योंकि कला के बारे में उन्होंने जितना विकास कराया उनसे ज़्यादा मुझे लगता है कि ऐसा इतना कोई विकास नहीं करवाया होगा, क्योंकि स्थापत्य कला के मामले में इतने दुर्ग बनाए हैं। जैसे कि श्यामल दास जी की एक बुक है वीर विनोद, जिसमें वर्णन किया गया है कि राजस्थान में 32 दुर्गों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने करा। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं राजस्थान की चित्रकला। देखिए दोस्तों, राजस्थान की चित्रकला देखने से पहले ये जान रहे कि राजस्थान में कब से चित्रकला का विकास हुआ था, जिसे हम ये जानते हैं कि राजस्थान में चित्रकला का प्रचलन भी था। तो देखिए दोस्तों कि पहले जो पुराने टाइम में चित्रकला का विकास, जैसे कि चित्रित करते थे, जैसे एक तो करते थे पत्थरों पे, क्योंकि उस टाइम इतनी व्यवस्था थी नहीं कि अपन कोई कागज वागज का आविष्कार नहीं हुआ था, तो चित्र सेरलों पर रच देते थे। तो ऐसे साक्ष्य हमें मिले हैं आलनिया दर्रा, जो कि कोटा में पड़ता है, चंबल के आसपास, और बेराट जयपुर में, दर भरतपुर से हमें खूब ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। और हम आगे भी पढ़ेंगे कि मेवाड़ की जो चित्रकला है वो अपने अजंता की गुफाओं के प्रभाव में है। जैसे कि वहाँ के चित्र यहाँ के चित्र से लगभग मिलते जुलते हैं। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं। हमें तो देखते हैं कि राजस्थान में 1060 से हमें यह पता चल जाता है, कब से 1060 से हमें यह पता चलता है कि राजस्थान में भी चित्रकला के जो साक्ष्य मिले हैं 1060 में। कब कहाँ मिले हैं? जैसलमेर में एक संग्रहालय है, जैसलमेर एक संग्रहालय जिसका नाम है चिन्ह सेन भद्र सूरी, चिन्ह सेन भद्र सूरी नाम का एक संग्रहालय है। कहाँ है? जयपुर में संग्रहालय। ठीक है। तो दोस्तों, यहां से हमें 2 ग्रंथ ऐसे मिलते हैं जिसमें राजस्थान की चित्रकला से संबंधित चित्र मिलते हैं। तो 2 ग्रंथ वो है, एक तो है 10 वेकालिका सूत्रचूर्णी, 10 वेकालिका सूत्रचूर्णी, और दूसरा जो ग्रंथ है उसका नाम है और निर्युक्ति वृत्ति, दोस्तों ये जो 2 ग्रंथ हैं जिससे हमें पता चलता है कि राजस्थान में चित्रकला का विकास हुआ था। तो आगे देखिए दोस्तों, ये जो दो जो ग्रंथ है इससे हमें इस तरह जानकारी मिलती है। इसमें जो ये बुक है, जैसे कि ये 10 वेकालिका सूत्रचूर्णी, जिसमें एक साइड तो चित्रित है और एक साइड इसका पूरा विवरण लिखा हुआ है, यानी कि इस चित्र के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। लगभग 1500 ईस्वी से इसकी राजस्थान चित्रकला के बारे में शुरुआत हुई थी। तो इसमें प्रभाव देख लेते हैं अपन कि राजस्थान की चित्रकला की शुरुआत हुई तो इस पर किस किस का प्रभाव पड़ा है। तो पहला प्रभाव है अपने जैन, और दूसरा प्रभाव पड़ा अपने अपभ्रंश, तीसरा प्रभाव पड़ा गुजरात, और चौथा प्रभाव पड़ा मुगल। तो दोस्तों, देख लेते हैं कि राजस्थान की जो चित्रकला है इस पर किस किस का प्रभाव पड़ा। जैसे कि जैन, इसको समझते हैं
यानी कि पौराणिक टाइम में या आप दो ग्रंथ भी देख चुके हैं कि 10 वैकल्पिका, सूत्रचूर्णी और ओग निर्योक्तिविधि, ये दोनों जो ग्रंथ है ये जैन साहित्य या धर्म से जुड़े हुए हैं। तो हमें स्पष्ट हो जाता है कि राजस्थान की चित्रकला है उस पर जैन धर्म का काफी प्रभाव पड़ा है। तो दूसरा आ जाता है अपभ्रंश का। जैसे कि हम पढ़ते हैं संस्कृत, तो संस्कृत जैसे ही टूट कर, जैसे कि लौकिक ग्रामीण स्तर पर, गांव के स्तर पर जो गांव के लोग बोलते हैं संस्कृत को, तो वो लौकिक संस्कृत के रूप में आई, वैसे ही टूट कर अलग अलग भाषाओं में बदलती हुई हिंदी के रूप में, उसको हम क्या बोलते हैं, अपभ्रंश। वैसे कि वैसे पूरी भारतीय चित्रकला थी, वैसे टूट कर अलग अलग स्थानों में बटी। तो इसी आधार पर हमें राजस्थान की चित्रकला का रूप हमारे सामने आता है। तीसरे गुजरात। तो देखिए दोस्तों, जैन जो थे संत, जो गुजरात क्षेत्र संबंधित थे, क्योंकि यहाँ निवास करते थे, तो उनका निवास स्थान गुजरात होने के कारण गुजरात चित्रकला का भी प्रभाव हमारे राजस्थान की चित्रकला पर देखने को मिलता है। और चौथा सबसे बड़ा कारण है मुगल, क्योंकि बाहरी आक्रमणों के आधार पर राजस्थान में जो अलग अलग संस्कृतियां उनके साथ आई, आक्रमणकारियों के साथ, वैसे ही मुगलों के साथ भी वहां के संस्कृति, रहन सहन आदि उनके साथ आई और राजस्थान की चित्रकला को भी इससे प्रभावित किया। आगे देखते हो दोस्तों, इसका नामकरण, यानी कि राजस्थान की चित्रकला का नाम राजस्थान चित्रकला हमारे सामने कैसे आया। नामकरण, देखिए दोस्तों, सबसे पहले कि राजस्थान चित्रकला का नाम राजस्थान चित्रकला कैसे पड़ा। सबसे पहले एक बंदे का नाम है आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी, इन्होंने 1916 में एक किताब लिखी, राजपूत पेंटिंग। राजपूत पेंटिंग जो इन्होंने ये पुस्तक लिखी, इसमें इन्होंने बताया है कि राजस्थान के जो क्षेत्र है मालवा तक, और राजस्थान के उत्तर का क्षेत्र है, जो हिमाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र है, जो भी जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उन क्षेत्र को उन्होंने देखते हुए कहा कि भाई यहाँ पे सर्वाधिक राजपूत राजाओं का साम्राज्य है, वो राज करते हैं। तो इसका उनके द्वारा जो इन चित्र शैली को प्रमोट किया जा रहा है, तो इनका नाम रखना चाहिए राजपूत चित्रकला। राजपूत चित्रकला। और आसपास का क्षेत्र जो पहाड़ी है, जैसे जम्मू कश्मीर, वो वाला क्षेत्र पहाड़ी है, राजस्थान के उत्तर में हिमाचल है, तो इनको पहाड़ी भी कहा जाता है, पहाड़ी चित्रकला। एक बात अवश्य ध्यान रखिए कि आनंद कुमार स्वामी ने सबसे पहले राजस्थान चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया। वैज्ञानिक विभाजन, ठीक है। फर्स्ट बात, कालांतर में एक और बंदा है, उसका नाम है फेवेल। एक तो है गांगुली और एक है फेवेल, ओसी गांगुली, पूरा ओसी गांगुली और एक बंदा है हेवेल। इन दोनों ने कहा कि भाई आनंद कुमार स्वामी जी कह रहे जो बात ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा राजपूतों का शासन है, तो उनके द्वारा जो चित्रकला को प्रमोट किया जा रहा है, तो अवश्य इनका नाम क्या दिया जाना चाहिए, राजपूत चित्रकला। ठीक है, आगे देखिए, एक बंदा है W.H. ब्राउन। इनकी एक पुस्तक का नाम है भैया इंडियन पेंटिंग। इसमें इन्होंने बताया है कि यहाँ इन्होंने क्या है, राजपूत चित्रकला ने कहकर ये कह दिया कि राजपूत कला, याद रखने का तरीका है, इन्होंने चित्र नहीं लिखा और कला लिख लिया कि भाई राजपूतों द्वारा प्रमोट हो रही है, तो स्वतः इसका नाम राजपूत कला कहा जाए। कालांतर एक और बंदा आता है
उसका नाम है राय कृष्णदास। इसने कहा कि कहाँ जाना अपने हिमाचल प्रदेश, क्यों जाना पहाड़ी क्षेत्र में, क्यों जाना अपने जम्मू कश्मीर, अपने तो राजस्थान के बारे में कहना है। राजस्थान की प्रॉपर एक स्थान है राजस्थान, उसके बारे में चित्रकला का कहना है, तो इसका नाम क्या रख दिया जाना चाहिए, राजस्थानी चित्रकला। यानी कि हमारे सामने सबसे पहले अगर राजस्थानी चित्रकला नाम आता है तो वो कौन रहते हैं, कृष्णदास जी चित्रकला। सबसे पहले इन्होंने कहा कि राजस्थान की चित्रकला को क्या कहा जाना चाहिए, राजस्थानी चित्रकला। देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं वर्गीकरण पे कि राजस्थान की चित्रकला को कितने भागों में बांटा है। और अक्सर आप देखते हैं कि राजस्थानी चित्रकला न देकर कहीं कहीं ये भी दे देते हैं कि स्कूल, यानी कि स्कूल, राजस्थान के कितने स्कूल है चित्रकला के, ये इस तरह भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं इनको 2 आधारों पर बांटा है। वैसे कि अपने राजस्थान को भौगोलिक आधार पर 4 भागों में बांटते हैं, वैसे कि वैसे राजस्थान की चित्रकला को भी 4 भागों में बांटा है, पर 2 आधार पे बांटा है। आधार कितने हैं, वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण, राजस्थान की चित्रकला का। आधार 2 है, वो एक तो है भौगोलिक और दूसरा है सांस्कृतिक। पहले देख लेते हैं सांस्कृतिक। 4 भागों में बांटा है। तो पहला है मेवाड़, दूसरा है मारवाड़, तीसरा है अपने ढूंढाड़ और चौथा है हाड़ौती। ठीक है, इसमें जैसे कि मेवाड़ की सांस्कृतिक आधार पर अगर देखें अपना, तो मेवाड़ की संस्कृति अलग है, यहाँ की रहन सहन खान पान सभी अलग है, यहाँ के जो रीति रिवाज है वो मारवाड़ की अपेक्षा मेवाड़ में अलग है। इसी प्रकार मेवाड़ में थोड़ा रीति रिवाज, रहन सहन, यहाँ के नृत्य सभी अलग है। वैसे वैसे ढूंढाड़ और हाड़ौती में भी अपन को देखने को मिलते हैं। वैसे कि एक छोटी सी कहावत भी है कि 4 कोस पे पानी बदले, कोस कोस पे वाणी, ऐसा कुछ है। या आगे देखिए, अब अपन देखते हैं भौगोलिक आधार। पहला है मारवाड़ में पर्वत अपन को देखने को मिलते हैं, पर्वत। फिर है मारवाड़, यहाँ आपको देखने को मिलते हैं कि वो रेत दोहरे, तो वही मरुस्थल। फिर यहाँ ढूंढाड़ में वही नदियों के मैदान है, तो मैदान। और हाड़ौती में आपको चौकोटा, झालावाड़, वो वाला क्षेत्र है जो उसमें अपन को क्या देखने को मिलते हैं, पठार। ये देख लीजिए, ये अपन को भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर 4 भागों में बांट दिया है। अब हम मेवाड़ को आगे देखते हैं कि उप शैलियों में बांटा है। तो मेवाड़ को देखते हैं, इसमें पहला तो है अपने चावंड, क्योंकि राजधानी पहले चावंड थी, फिर बाद में बनाई थी अपने उदयपुर। तो ये तो पहला तो ये हो गया। दूसरा है अपने नाथद्वारा और तीसरा है अपने सोलवा ठिकाना है देवगढ़। इनके बारे में विस्तृत जानकारी अगले वीडियो में देखेंगे। इधर देखिए मारवाड़ का वर्गीकरण, मारवाड़ की उपशैलियां। पहले तो अपने देख लेना है कि राठौड़ की 3 ही बड़ी वाली रियासतें हैं। जैसे पहली तो है जोधपुर, दूसरा है भाई किशनगढ़, बीकानेर। फिर आ जाता है अपने जैसलमेर, फिर एक ले लेते हैं नागौर, फिर अपन ले लेते हैं उनियारा, ये भी एक ठिकाना है। आगे देखिए ढूंढाड़ में देखिए, पहले तो अपने आ जाते हैं
जो रियासत थी आमेर, आमेर जयपुर, बाद में जयपुर राजधानी है ना, जयपुर। फिर देख लेते अलवर, उसके बाद में एक ठिकाना है, उसका नाम क्या है, सोरी। इसमें एक घाणेरा और है, घाणेरा। आगे देखिए हाड़ौती। हाड़ौती की उपशैलियों में पहला आ जाता है बूंदी, जो कि रियासत थी बूंदी। इसे टूटकर बना कोटा, और कोटा से टूटकर बना झालावाड़। ठीक है दोस्तों, देखिए ये चारों विभाजन है। मेवाड़ पहला है, जो यहाँ पे पर्वत सबसे ज्यादा है, तो इसको भौगोलिक आधार पर पर्वत में बांट दिया है। और दूसरा है मारवाड़, तीसरा ढूंढाड़, और चौथा है हाड़ौती। इसकी ये जो उपशैलियां है, जैसे कि मेवाड़ की चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, और मारवाड़ में है जोधपुर, किशनगढ़, बीकानेर। ये तीनों तो राठौड़ों की रियासतें याद रही जाएगी, ये उसके पास की रियासत है। और नागौर में इनका आधिपत्य, ये यहाँ के ठिकाना है। और आगे देखिए ढूंढाड़, ढूंढाड़ में देखिए आमेर, अलवर। फिर आ जाता है हाड़ौती, हाड़ौती में बूंदी आई गया, कोटा और झालावाड़, ये इनकी रियासतें थी। तो दोस्तों आगे के बारे में, चित्रकला के बारे में जो पूरी जानकारी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अभी तक यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद।